हाँ ये ना, फ्रॉम द डिवाइन टू द ह्यूमन, द मॉडर्न एज, द रेन ऑफ क्वांटिटी एंड द एरा ऑफ द मशीन। तो उसकी एक जहत से डॉक्टर फवाद ने हमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स दिखाए। मैं उसकी गैनोन के नज़र से उसके प्रिंसिपल्स विच अंडरलाई द मॉडर्न वर्ल्ड एंड द साइंटिफिक सिस्टम, आधी क्लास, जो आधी बुक है ना, इस बुक के रेन ऑफ क्वांटिटी के 40 चैप्टर्स हैं। आधी जो है वो प्रिंसिपल्स पे है, जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और फिर उसकी उन्होंने एप्लीकेशन दिखाई इन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो हमने जो जो 6 हमारी सिटिंग्स है, पहली जो थी उसमें हमने क्वालिटी और क्वांटिटी, जो आप समझ लें स्पिरिट एंड मैटर का जो है ना डाइकोटमी, कि कोई भी दुनिया होगी, कायनात होगी, उसमें 2 पहलू होंगे, एक हकीकत का या स्पिरिट का, और एक उसके सपोर्ट का या मटेरियल का। जो भी दुनिया होगी उसमें एक मटेरियल एस्पेक्ट होगा और एक उसके रियलिटी का एस्पेक्ट होगा। तो एज टाइम गोज बाय दीज एस्पेक्ट्स, शुरू तो जाहिर है रियलिटी से ही होता है, अर्थली पैराडाइज से ही होता है, बट एज टाइम गोज बाय वो भूलता जाता है, वो डल होता जाता है, यहाँ तक कि मटेरियल जो है वो ही है ना, सफ़र है रूह से मादे की जानिब। तो अब यही पूरी बुक है, एक लाइन में पूरी होगी बुक, और यही आज की दुनिया को समझने का इनकी नज़र से, और हम इससे एग्री करते हैं कि तरीक़ेकार है। पूरा जो इल्मी निज़ाम है वो भी एक तरह से मटीरियलिज्म पे बेस्ड है, और यानी कि प्रिंसिपल से कट ऑफ है। द ओनली एज विच डज नॉट बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल। तो खैर, इसलिए उन्होंने कहा क्वांटिटी क्वालिटी से शुरू है फिलोसॉफिकली, फिर क्वांटिटी को फिर कहा कि कैसे देखेंगे, मटीरिया सिग्नाटा क्वांटिटाटे, ये हमने किया था। फिर सेकंड क्लास में हमने किया था पोस्टुलेट्स ऑफ रैशनलिज्म। ये उन्होंने कहा था कि डेकार्ट से फिर जो रैशनलिज्म बिकम्स द measure of all things and knowledge is reduced to reason, and anything which is supra rational is denied. Hence, for the first time in human history, we have quote unquote something which is called ordinary life, a life which is completely empty of reality, of spirit. It is a secular mode of life which for us now is normal, but it is a denuding of our own humanity without us even knowing, क्योंकि 300 साल में आहिस्ता आहिस्ता हुआ। इसको उन्होंने कहा द इल्यूजन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। ये हमने सेकंड में किया था। थर्ड में फिर हमने किया था कि द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि ये एक हकीकत है कि क्योंकि कॉस्मिक प्रिंसिपल है कि रूह से मादे की तरफ आना है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मादा जो है वो ज़्यादा हावी होता जाएगा, यहाँ तक कि कॉन्कोमिटेंटली हमारी अपनी जो, ये अक्सा ने काफ़ी इस पे पूछा था, हाँ है अभी अक्सा, कि वो जो हमारे पास हिस्स है इस मादे के बियॉन्ड देखने की, जो कि पहले बड़ी आम थी, वो जब हम लूज करते हैं तो हमें मादा हकीकी लगने लगता है ना। जब हमें मादे के थ्रू दिख रहा हो तो हमें तो कोई इल्यूजन हो नहीं सकता। एंड ऑल ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स टीच अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर, यानी कि वो लूम भी होता है ना, जिसपे वो खड्डी, जिसपे वो कपड़ा बुनते हैं, उसको भी वो कहते हैं कि ये 4 प्रिंसिपल्स हैं कायनात के। कायनात इस तरह से खुदा जो है, या वो फेमिनिन में बात करते हैं खुदा की, कि वो कायनात को बुनता है, बुनती है। फिर केन और एबल, अब वो आप लोग खुद ही पढ़िएगा। मतलब है, कहने का मकसद है कि ये 2 प्रिंसिपल्स को फिर नोमैड्स और सेडेंट्रीज की हवाले से भी देखा है कि as time goes by the nomads are obliterated and the city which symbolizes solidification gains the upper hand. So ये भी एक साइन है टाइम्स का। आज जो हम करेंगे वो है द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटलर्जी। वो बुनियादी तौर पर, क्योंकि हम ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो टोटली उसमें मेटल का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसको सिर्फ अब तक हम सीख गए होंगे कि हमने चीज़ों को सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं देखना, उसकी मानवियत और हकीकत से उसके
जिस तरह से जुड़ी हुई है उससे देखना है, जो हमने देखा है कायनात का एक जरा सा बड़ा व्यू है, वसीतर व्यू है, तो ये बेमानी नहीं है। इसमें इस चैप्टर में यही बताएंगे। अभी मैं खोलता हूँ कि मेटल का सामने आना जो है, ये जो प्रिंसिपल्स है कॉस्मिक, उस पे पूरा उतरता है। और इसका दूसरा जो बुनियादी तस्वुर आएगा इस चैप्टर का, वो ये है कि मेटल्स जो हैं उसमें इट्स लाइक अ टू एजेड स्वॉर्ड। शायद मैं शुरू इससे कर लूं, क्योंकि पूरा चैप्टर इन सेंस इसको इलिस्ट्रेट कर रहा है। कुरान में भी इस पे बात की गई है कि मेटल में एक बेनिफिट है और एक उसमें डिस्ट्रक्टिव, उसका नेचर ऐसा है, डिस्ट्रक्शन है। अब वो किसी एक वर्ल्ड वॉर का सोच लें तो आपको उससे बड़ी तस्वीर डिस्ट्रक्शन की नहीं, या जिस एनीवे अभी आहिस्ता आगे चलते हैं। तो पहले मैं ये कुरानी आयत शेयर कर लूं। अब ये सूरा का नाम ही आयरन है, हदीद, और इसमें ये बड़ा मिस्टीरियस सा जुमला है। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा जी, विजिबल है। We bestowed revelation from on high and thus gave you a balance wherewith to weigh right and wrong, so that men might behave with equity. And we bestowed upon you from on high the ability to make use of iron, in which there is awesome power as well as a source of benefits for man. अब समझिए ना, ये वो लफ्ज है व अनज़लनल हदीदा, कि नाजिल किया, फीही बाअसुन शदीदुन व मनाफिउ लिन्नास। तो ये पूरा ज़ाहिर इसमें एक वर्ल्ड व्यू भी है कि चीज़ें आती कहाँ से हैं और उनका इल्म भी कहाँ से आता है, और उनकी क्वालिटीज़ भी गॉड गिवन है। तो अब मैं चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ। Let me the significance of metallurgy. Read more. ये दोबारा से वो केनन नेबल से जोड़ रहे हैं कि नोमैडिक पीपल्स जो है वो इन मटेरियल्स से भी काम नहीं करते हैं। मैं इसका बस समरी पेश कर देता हूँ कि वुड सॉफ्टवेयर है, वुड पहले आती है, फिर स्टोन, फिर मेटल। वुड जो है वो एग्रीकल्चरल फेज से बिलोंग करती है, स्टोन जो है वो टाउन से करती है, विच आर मोर सेटल्ड देन द एग्रीकल्चरिस्ट। और फिर उसके भी बाद जो इंसानियत का इंडस्ट्रियल फेज है वो मेटल उससे ताल्लुक रखता है। सेडेंट्री पीपल्स की जैसे हमने देखा था, सिंबल केन था जिसने एबल को मार दिया था, जो कि सिंबल है नोमैडिक पीपल्स। ये एक थोड़ा सा याद। अब इसमें बताने की कोशिश की है कि ट्रेडिशन इस बात से वाकिफ है कि ये मटेरियल्स जो है उनका एक क्वालिटेटिव साइड है। Therefore, we have seen that the arts or crafts that involve
a direction of activity toward the mineral kingdom belong properly to the sedentary people, and that such activities were forbidden by the traditional laws of the nomadic peoples, of which the Hebrew law is the most generally known example. It is indeed evident that these arts tend towards solidification, and in the corporeal world as we know it, solidification in fact reaches its most pronounced form in minerals as such. और सारे स्टोन जो है उसकी कॉमनेस्ट फॉर्म है. तो ये तो इसमें कहा कि टाउन भी इसी तरह से एक तरह का क्रिस्टल लगती है या. और अब गौर करें तो जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो भी इनिशियली लकड़ी के बनते थे, बहुत बाद में, और फिर वो गारों में बनते थे, और बहुत बाद में वो फिर, यानी कि पहले तो इजाज़त ही नहीं थी, और फिर जब इजाज़त थी तो जो शास्त्र है उसमें लिखा है कि आपने सीमेंट नहीं यूज़ करना, ड्राई कंस्ट्रक्शन. एक तरह के कि फिर इसमें एक फिलोसॉफिकल वो भी है, प्लीज टू. एनीवे, अगला पॉइंट ये था कि जब आप चलो स्टोन इस्तेमाल करेंगे भी तो इसमें आप आयरन टूल नहीं इस्तेमाल करेंगे. और फिर जब वो आगे चल के बताते हैं कि जब टेम्पल फाइनली जब व्हेन द जूस सेटल डाउन, तो उन्होंने टेम्पल जब बनाया तो साइट पे नहीं इजाज़त थी कोई भी आयरन टूल इस्तेमाल करने की, वो सारा कुछ बन के आया. एंड अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था हिंदू टेम्पल का भी यही था कि एवरीथिंग इज प्री कार्व्ड ऑफ द साइट. ये शायद देखो इसमें एक लिंक हो. तो खैर ये मेटल का एक, अब आप आगे चलते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है. तो इसमें ये बेसिकली आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है उसमें यही बताते हैं कि मेटल्स के साथ कुछ नेगेटिव पावर्स को जोड़ा जाता है क्योंकि निकलती भी जमीन के अंदर से, और ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी में दैट इज मोर डार्क, दैट्स, और अल्टीमेटली उससे भी नीचे नीचे फिर वो फायर और अल्टीमेटली इन्फर्नल फायर्स. तो इसका एक सिंबलिज्म ये डार्क है और फिर एक पॉजिटिव भी है. तो वो दोनों की रूट बताइए. ये कहा है कि टू एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल नेगेटिव है जैसे अभी हमने देखा, मगर सेक्रेड भी है. सेक्रेड की बुनियाद उन्होंने बताई है कि अल्टीमेटली द प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द प्लैनेट्स इन मिनरल मोड. इसकी बड़ी, आप कहेंगे तो मैं एक टेबल आपको दूंगा, बहुत ही खूबसूरत है. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेल यू टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल्स के मतलब है उस स्कीम में सन को भी आप प्लैनेट ही कहते हैं ना. तो सन के साथ जो मेटल रिलेट करता है वो गोल्ड है, विच इज सपोज टू बी द रियल स्टेट ऑफ थिंग्स, दैट ऑल मेटल्स टेंड टू गोल्ड. गोल्ड स्टैंड्स फॉर द स्पिरिट रियली, और या स्पिरिचुअलाइज्ड मैटर. इसी तरह चांद के साथ जो मेटल है वो है, आप खुद ही गेस कर सकते हैं. अक्सा आप बताएं. सिल्वर. यस. एंड इसी तरह नीचे आते जाए ना, तो अब ये दीज आर द हायर वंस. सोना चांदी, फिर कॉपर ब्रास, नीचे फिर बड़ा लो जाके आयरन, और उस वो मार्स के साथ है. आपको पता है मार्स इज द गॉड ऑफ वॉर. तो आयरन में जैसे हमने देखा ये दोनों एस्पेक्ट्स है, डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट भी है. उससे भी नीचे जाए सैटर्न तो वो लेड आ जाता है, विच इज, खैर ये हम उसमें नहीं जा रहे. मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको जब पॉजिटिवली देखते हैं, ये एल्केमी में इस तरह देखते हैं. तो ये आप सिर्फ एक तरह का इंट्रो है, फिर आप ये खुद ही पढ़िएगा. तो मैं इसके पॉइंट्स ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ मैंने हाईलाइट तो किया हुआ नहीं है, मेरे पास नोट्स हैं. तो rather than reading this or anything, I'll just go through the points, और फिर जिन्होंने पढ़ा है और कोई उनके पास सवाल है तो वो कर लेंगे. आई थिंक दैट विल बी मोर एफिशिएंट क्योंकि इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है. तो जैसे मैंने कहा कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल्स, वन इज नेगेटिव, द अदर इज सेक्रेड. सेक्रेड इज कनेक्टेड टू प्लैनेटरी सिंबलिज्म.
They are therefore called the planets of the lower world. And यानी कि नेगेटिव के हवाले से क्या है, या कह लो कि सेक्रेट और नेगेटिव दोनों के हवाले से, सेक्रेट तो क्लियर है, प्लैनेट्स वाली बात है, और जो सटल वाली बात है एस्ट्रल कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो है उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि वो रिचुअली अगर ट्रांसम्यूट हुआ हो, सब्लिमेट हुआ हो, उसमें कुछ प्रोसेसेस की गई हो, तो फिर वही जो है, जैसे मैंने अभी बताया सोना चांदी, एंड जो कि एल्केमी है, दिस इज यूज्ड टू बी यूज्ड टू प्रोसेस मेटल्स, प्योरीफाई मेटल्स, और उसका एक रेमिनेंट हमारे टाइम में आज तक वो है होम्योपैथी है, कि इट यूजेस substances, many times metals and such things, but through a certain processing, जिसको आप जो भी थोड़ा सा स्टडी कर ले विकिपीडिया पे, तो वो उन चीज़ों को प्योरीफाई करते हैं, यहाँ तक कि उसकी मटीरियलिटी को वो बिल्कुल सब्लिमेट कर देते हैं, उसकी एक नज़र जैसे रूह निकाल लेते हैं, उसका जो सटल इन्फ्लुएंस है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसमें 90% अल्कोहल होता है, केमिकल अल्कोहल, और उसमें ट्रेस तक नहीं होता, सिर्फ उसकी जैसे समझो असर होता है। अरे मॉडर्न साइंस उसको समझ ही नहीं सकती, इसलिए डॉक्टर्स जो है उसको ऐसे रिजेक्ट करते हैं जैसे कि फंडामेंटलिस्ट की तरह, क्योंकि दे डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट इट वर्क्स ऑन प्रेग्नेंट वुमेन एंड इवन प्रेग्नेंट हॉर्सेस। मतलब हॉर्स को तो नहीं पता कि प्लेसिबो दिया जा रहा है मुझे, एनिमल्स पे काम करती है भाई। देयर इज मैसेज ऑफ डेटा, बट द वे द वर्ल्ड इज सेट अप, स्पेशली इन अमेरिका, और जगह तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम लिखें तो उन्होंने ऐसे फीड किया हुआ है सर्चेज में कि पहले नेगेटिव आता है खुद ही। बेलेडोना इज अ पॉइजन, टेकिंग इट इज नॉट रिस्क फ्री, वो बात ही नहीं हो रही। वो पॉइजन को लेते हैं, फिर उसको जो उसके साथ प्रोसेसेस करते हैं, विच आर ऑल रूटेड अल्टीमेटली इन ट्रेडिशनल एल्केमी। तो जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था उन्होंने अपने रूट्स बड़ी अच्छी कभी जिक्र नहीं करते थे, क्योंकि उनका फिर मजाक उड़ता ना। एनीवे दैट्स एन, मैं आपसे आर्टिकल शेयर करूंगा जहाँ पे इसकी बात है, एल्केमी इन होम्योपैथी करके, बहुत प्यारा आर्टिकल है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि पॉजिटिव कैसे ले सकते, उसके वो एक पूरा एक इल्म था, और अभी भी है, मैंने सुना। एनीवे, तो हाउ दे सब्लिमेट chemical and minerals and so on to get positive benefits out, positive aspects out of it. उसके जो एस्ट्रल कॉरेस्पॉन्डिंग फिर मेलफिक जो है डिमोनिक या नेगेटिव, उससे फिर जोड़ा जाता है उसको सबटरेनियन फायर से, इन्फर्नल रीजन से, और स्मिथ वाल्कन, ये जो मिथिकल फिगर्स हैं। फिर आगे क्या लिखा है, द प्रोफेन पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिंग्स आउट मेलफिक साइड, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लेज एक्चुअली नेफेरियस एंड सैटेनिक रोल टुडे। ये अब ये कह रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो तो उसको पता ही नहीं है कैसी चीजें होती हैं, सो देयरफॉर दे लाइक सिटिंग डक्स, दे आर अनलीशिंग फोर्सेस। अब हमारे चारों तरफ केओस फैला हुआ है एनवायरनमेंट में, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ द स्पिरिचुअल साइड ऑफ नेचर, जिस पे भी ये बात करते हैं इस चैप्टर में, कि द फोर्सेस ऑफ नेचर आर जस्ट द एक्सटर्नैलिटी, इनसाइड इज द अदर साइड ऑफ नेचर व्हिच कैन react to our जो हम उससे छेड़छाड़ करते हैं। तो कोगी यही तो कह रहे थे कि तुम एक जगह रिवर को बंद लगाओगे तो ऊपर जो है ड्राउट हो जाएगा, इधर ये करोगे तो उधर अर्थक्वेक्स आना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी रियल, बट दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फिजिकली ऑब्वियसली, it is to be explained by the subtle aspects of nature which are behind nature. तो इस रोशनी में आप ये पढ़िएगा चैप्टर, तो आई एम श्योर आपको ज्यादा, और वो कोगी वाली जो हमने शुरू में बात की थी माइथोलॉजी सेक्शन में, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो रिवायती लोग हैं वो इन चीजों को बहुत बेहतर जानते हैं। अब मैं इसको अब इसको उन्होंने एक पॉइंट पे जाके
इसकी कह लो कि जो है ना कि भाई एक ऊपर से चीज गिरती है तो नीचे आती है, या जो स्पिरिट से आती है मैटर की तरफ, जो हमने कहा कि पूरी किताब का स्ट्रक्चर ही है कि तो पहला जो फेज आया पोस्ट एनलाइटमेंट, वो आप कह लो सॉलिडिफिकेशन का था, मटीरियलिस्ट कह ले, जिसमें जो ये सटल इन्फ्लुएंसेस थे वो लेटेंट थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंसान भी इतना ज्यादा फोकस्ड ऑन, इंसान भी कह ले was focused on his reason and rationalism and or even the world seemed like a closed system. ये एक कह ले सॉलिड एक मैक्सिमम ऑफ सॉलिडिफिकेशन का एक पीरियड गुजरा। तो उसको वो कह रहे कि ये जो इन्फ्लुएंसेस थे ये लेटेंट हो गए। रेन ऑफ क्वांटिटी, यूज ऑफ मेटल्स मैंने आगे लिखा है। फिर उससे आगे लिखा है कि अभी ये बुक में आगे चलेगा, वो कहते हैं कि जो, बल्कि इस चैप्टर में भी एक इशारा करते हैं कि जब मैक्सिमम ऑफ सॉलिडिफिकेशन तो हो जाती है, मगर दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबल स्टेट, बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ द स्पिरिट, इट इज बाउंड टू डिसइंटीग्रेट। ये हमने बहुत दफा मिसाल दी है कि जब रूह निकल जाती है, किसी पत्ते में से भी उसकी जिंदगी निकल जाती है, तो मुरझा के वो रेजा रेजा हो जाता है। यानी कि इन अ सेंस तो वो पहले सॉलिडिफाई करता है, सूख जाता है, तो हमें लगता है भाई ये सॉलिड है, मगर एज सून एज इट रीचेज द लिमिट ऑफ सॉलिडिटी इट स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट। ये एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ये फिर डिसोल्यूशन की स्टेज आती है आफ्टर मैक्सिमम ऑफ सॉलिडिफिकेशन। और ये हम चाहे फलसफे की तारीख ले ले, वेस्टर्न फलसफे की, कि एक एक्सट्रीम ऑफ रैशनलिज्म आया और एक्सट्रीम ऑफ मैकेनिज्म आया न्यूटोनियन फिजिक्स के शक्ल में, और फिर ये स्टेबल ना रह सका। न्यूटोनियन फिजिक्स 200 साल तो रही, मगर फिर वो डिस्टेबलाइज हो गई रिलेटिविटी थ्योरी से। और इस बात जैसे जैसे हालात और स्ट्रॉन्ग होते गए तो पता चला कि ये इतना सॉलिड नहीं है मैटर, कि वो कोई मार्बल बॉल्स नहीं है विच मेक अप थिंग्स। व्हेन यू गो क्लोजर देयर इवन मोर एंड मोर एंड मोर, वो अल्टीमेटली तो डिसॉल्व ही हो गया। मगर वो जो पहला नजरिया था मैकेनिस्टिक के, नहीं थिंग्स आर सॉलिड एंड द वर्ल्ड वर्क्स लाइक अ मशीन, तो वो डिसॉल्व होना शुरू हुआ। साइंस में थॉट में भी यही हुआ कि रैशनलिज्म का जो दौर था उसको फिर यानी कि पॉजिटिविज्म कह लें, रैशनलिज्म रिडक्शनिज्म के जवाब में फिर आप समझ सकते हैं क्या फिनोमेनोलॉजी आ गई कि भाई हकीकत सब, यानी कि एक सब्जेक्ट, यानी तरह तरह से रिएक्शंस होते रहे। वो सॉलिडिटी दुनिया की, जैसे जैसे दुनिया डिसोल्यूशन में का शिकार है, फलसफा डिसोल्यूशन का शिकार है, साइंस डिसोल्यूशन का शिकार है, कल्चरल फॉर्म्स आप देख लें, म्यूजिक देख लें, हर चीज में वो एक फ्रैगमेंटेशन और डिसोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता जा रहा है। बेसिकली जैसे मैं शुरू से बार बार कहता हूँ, हो सकता है इस सेशन के एंड तक बात क्लियर हो जाए कि ये सफर जो है कॉस्मोस से केओस की तरफ है। ऊपर से यूनिटरी फोर्स है ऑफ द स्पिरिट, गॉड स्पिरिट इम्पोजेज एन ऑर्डर, जो हमने देखा था डांटे ने कितनी खूबसूरती से उसको डिफाइन किया था कि उसमें एक वहदत है। मगर नीचे से जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, द फोर्सेस ऑफ chaos, they want to pulverize this order। वो मतलब है यूनिटी के बजाय मल्टीप्लिसिटी की तरफ ले जा रही हैं इन अ नेगेटिव वे। और इसका वही वंस अगेन बहुत कमाल जो मिसाल वो रूह और जिस्म की है कि जिस्म निकल जाता है तो रूह निकल जाती है तो जिस्म डिसइंटीग्रेट कर जाता है। अब हम
मगर ये कहते हैं कि जैसे आगे चलता है तो ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अपना रंग दिखाने लगेंगी। शायद इसकी एक शक्ल यही है जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है और वेदर की केओस आ रही है, ये चंद साल पहले तो नहीं थी ना। It matches the stage of cosmic development that we are at. That's what I'm trying to say. And that's where the book is going. वो आप फिर खुद ही पढ़ सकते हैं। ये अभी हमने बातें कर ली कि utilitarian profane use of metals is not aware of any of these things. तो जब ये solidification maximize होती है तो we are in the reign of quantity, of which the use of metals is only an aspect. This being the point of view that has actually been most obviously manifested in all fields up to the phase at which the world has arrived today. अब कह रहे हैं कि एक खतरा यह है कि but things can go further yet, and the metals, by virtue of the subtle influences attached to them, can also play a part in a later phase, leading more directly to the final dissolution. ये मैं बात कर चुका हूँ कि पहले ये latent थे, अब इनके एक्टिव होने के चांसेस है as time goes by. और एक आध पॉइंट में मेरे ख्याल से टाइम को देखते हुए पेज 156, true enough, they constantly boast about conquering the forces of nature, but they are certainly far from suspecting that behind these same forces, which they look upon as being exclusively corporal, there is something of another order, of which the apparent forces are really but the vehicles, and as it were the outward likenesses. It is this other thing that might well one day revolt and finally turn against those who have failed to recognize it. ये सारे traditional जो ancient cultures हैं जो अभी भी जिंदा हैं, they are very much aware of it, and they said that nature will take its revenge, and in fact it has already started. ये बात इसमें एक और पॉइंट है, वो मैं I'll just go through the points, वो आप खुद ही प्लीज पढ़िएगा। वो मेटल्स के वंस अगेन जो दो एस्पेक्ट्स हैं उनको कह रहे हैं कि एक तरफ वो फायरी एस्पेक्ट है जो कि सबटरेनियन फायर से जिसको मिलाया जाता है, और एक हिडन ट्रेजर का भी सिंबलिज्म आता है। और वंस अगेन वो कि टू नेचर जो है ना, उसमें गार्डियंस उनको कहा जाता है ट्रेडिशनल फेरी टेल्स वगैरह में और माइथोलॉजी में, which are like psychic entities, and they have two aspects. One of their symbols are giants and the other are dwarfs. And सबको पता है fairy tales से कि dwarfs are smiths working in the subterranean fire. Giants stand for the negative aspect, dwarfs for the positive or constructive aspect. So this he calls the cosmic psychism. In present condition, the negative are threatening the solidity of the world. जैसे मैंने कहा कि the powers of chaos are which disintegrate things. और हदीस में इसको तो बहुत ही strongly और clearly बताया गया है। जो इसकी extreme form है हदीस में और कुरान में भी, वो हाजूज माजूज के सिंबल से आती है। कि खैर ये जो आप जो ये बुक पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही आ जाएंगी। आखिरी पॉइंट, मेलफिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल्स, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेटल। इधर ये किताब ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है कि मुख्तलिफ रूहानियतों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ कैरिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग सर्टन राइट्स, in both exoteric rites and initiatic rites. तो बात यह है कि मतलब ट्रेडिशन मेटेलिक क्वालिटीज से
it is sensitive to those, तो उसकी मिसालें दी हैं कुछ। और तो एक तरह का इस चैप्टर में ना इशारा है और बहुत सरप्राइजिंग सा है कि हम कभी सोचते नहीं, हम तो समझते हैं कि मेटल्स आर इनर्ट, डेड, वी नेवर थिंक ऑफ, and but when he says कि just think about the wars that and the use of metal in war and the god of war being the patron in a sense of iron का उन्होंने बड़ा जिक्र किया है। फिर कहीं आप ये पढ़ेंगे किताब तो इसमें जो ये फॉसिल फ्यूल है इसमें भी कहा है कि ये एक इसमें एक ये फायरी एस्पेक्ट है क्योंकि ज़मीन के नीचे से आता है। और थोड़ा सा गौर करें तो जैसे हमारी गाड़ियां चलती हैं तो उनके अंदर क्या हो रहा होता है, उनके अंदर एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं। ऑल दिस एनर्जी विच वी यूज इज अ फायरी एनर्जी विच मैचेस द कॉस्मिक मोमेंट वी आर इन। ये मैं अपनी तरफ से इन्होंने ही कहीं कहा हुआ है, कहीं और ये बात हो गई। तो ये इस चैप्टर के ना सेलिएंट पॉइंट्स हैं। अब हम इस पे बातचीत कर सकते हैं मेरे ख्याल है। और ये चैप्टर आप खुद ही जिन्होंने पढ़ा है वो अपने पॉइंट्स जो आपको कंफ्यूजिंग या एडिशनल लगे हो। अहमद कौन है? ये ताइमूर साहब, इसमें जो मेटल के जो हैं ये जैसे वॉर में यूज होती है या डिस्ट्रक्शन के लिए, तो इसकी समझ आती है। ये जो इसके सीक्रेट एस्पेक्ट्स हैं उसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? जैसे यूजफुलनेस तो फिर हर चीज की है ना, और डिस्ट्रक्शन की चीज से, जैसे लकड़ी के भी ऐसे टूल्स बन सकते थे जिससे लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए डिस्ट्रक्शन के लिए, या पत्थर के भी। मेटल ज्यादा सख्त होता है ना लकड़ी से। तो अब ये है कि जंग और मेटल का जो एक ताल्लुक है, क्या ये उसको उस तरह देख रहे हैं कि चीज़ों की जो क्वालिटी होती है वो अपना इजहार करती है। बड़ी इसमें क्या आपका सवाल पॉजिटिव की बात कर रही है, वो आप इसमें पढ़िएगा कि उनको कैसे मैंने कुछ तो आपको बताया ना कि भाई उनमें पॉजिटिव भी उनसे अखज़ किया जा सकता है बट थ्रू सर्टन प्रोसेसेस, जो मैं एल्केमी और होम्योपैथिक की मिसाल दी अभी। एंड रिचुअल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, वो उन्होंने उस पर काफ़ी लिखा है, वो आप खुद ही पढ़े, मुझे इस तरह ज़बानी तो नहीं याद, ऑल्दो आज ही पढ़ा है दोबारा। तो उसमें बताया है कि क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट हैं कि जब यू ट्रेडिशन इज अवेयर कि अब मैं किस एस्पेक्ट से अप्रोच कर रहा हूँ, तो जब उसको रिचुअली यूज करना है तो वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट से करना है। और फिर भी आयरन और मेटल का इस्तेमाल सेक्रेड उसमें बहुत मिनिमल है, इसलिए उसका पूरी साइंस है। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होगा, ब्रास का होगा, कॉपर का होगा, उनके एलॉयज का होगा, जैसे भी होगा। तो मगर उसको जो शेप देते हैं वो ये लंबी बहस है, मगर इसमें उन्होंने इशारे दिए, तो इसी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग इसका ये पूरा एक एस्पेक्ट इन्होंने जो दिखाया ना नेगेटिविटी के हवाले से, एंड हाउ इट मैचेस कभी सॉलिडिफिकेशन और ये डिस्ट्रक्शन, और यानी कि जो कॉस्मोलॉजी के प्रिंसिपल्स को मैं इस तरह इस पे आप गौर करें। और सॉरी बुशरा, ये मेरा ख्याल है ये माहम है बेलेडोना की जिन्होंने बात की है। तो ये नहीं, आप मिसाल सुने नहीं शायद, मैं होम्योपैथिक यूज ऑफ बेलेडोना की बात करूं। जो केमिकल उससे अखज़ करते हैं वो तो एलोपैथिक में करते हैं ना, उसके पूरे प्रिंसिपल साइंटिफिक ही हैं ऑब्वियसली। हम बात कर रहे हैं जो होम्योपैथिक यूज किया जाता है वो उसका मटेरियल एस्पेक्ट होता ही नहीं है। मटेरियल तो वो तो एक पॉइजन है। इसी तरह आर्सेनिक भी यूज की जाती है, आप वैसे खा लें तो मर जाएंगे, मगर उसको जब जो अभी गिना भी कह रही थी कि देखे ना गिना, एक दवाई है आर्सेनिक का एल्बम,
जी जी। अब आर्सेनिक इन इटसेल्फ इज अ पॉइजन, उसको जब ये उसका नेगेटिव हो गया, जब उसको उन्होंने सब्लिमेट किया, पूरी प्रोसेसेस है अल्केमी की जो होम्योपैथी में अब आ चुकी हैं, तो वो उसका होता क्या है कि वो जो चीज कॉज करती है ना उसी को क्योर करती है। ये भी कॉस्मिक प्रिंसिपल ही है कि जो उस चीज को खा के आपको होगा, उसको जब आप सब्लिमेट करके उसकी रूह निकाल लेंगे तो वही चीज क्योर हो जाएगी। सो इट्स अ सटल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ कॉस्मिक लॉज। और इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इस केस में पॉजिटिव यूज हो रहा है क्योंकि इस कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रूह से लिंक्ड नहीं है। तो मेटल्स में ये डबल है ना, जैसे कुरान ने कहा जितना नीचे दाते जाएंगे वो नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो उसको तो फिर आप नहीं यूज कर सकेंगे। मगर मेटल्स उस बाउंड्री पे है कि जहाँ उसके एक एस्पेक्ट को भी निकाल सकते हैं, दूसरे को भी निकाल सकते हैं। जी बुशरा। While reading this chapter मुझे क्यूरोसिटी हो रही थी कि हजरत दाऊद को मेटल का और मेटलर्जी का इल्म अता किया गया था। सो अगर पैगंबरों को एक इल्म अता किया जा रहा है जो हमें पता है कि जिसका सोर्स कहाँ से है, सो हाउ कैन इट हैव सच अ नेगेटिव एस्पेक्ट, या इतना ब्रॉड बेस उसका नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे हो सकता है अगर वो एक तरफ सीक्रेट नॉलेज भी है और दूसरी तरफ उसके नेगेटिविटी भी इतनी ज्यादा है। सो तो वो यही मुझे तो जी कुरान कुछ नहीं तो समझ नहीं आ उसकी, क्योंकि दोनों चीजें है ना। और उन्होंने क्या कहा, सॉरी एक जस्ट सेकंड, because it was through him that the rest of the mankind knew about these metals और metallurgy या इससे बनाना क्या है या क्या चीज मगर डेवलप की जाए। उनको जो इल्म था ना वो आयरन का नहीं था। उनको जो इल्म था वो कुरान में आप कोई भी सर्च कर ले, कॉपर या ब्रास का आता है उसमें। जो भी मेटल है नॉन आयरन, पहली बात तो ये है। और आयरन के बारे में कुरान स्पेसिफिकली कह रहा है कि इसमें बहुत माइट, बल्कि यही लिखा है इन विच इज माइटी वॉर, उसका नेचर ये है फी ही इन इट बासुन शदीदुन, माइटी वॉर व मनाफिउ लिन्नास, और सेकेंडरीली मुनाफा भी है। तो बड़े क्लियरली समझ में आ रहा है। और तो ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये एक हायरार्की है क्वालिटीज की। दिस इज अ होल फील्ड जो बड़ा खूबसूरत एक वैसे स्टडी बन सकती है। हाँ जी बुशरा। अब मुझे एक कॉपर का नहीं आइडिया था कि उनको कॉपर या मतलब एलॉयस की नॉलेज दी गई थी। मुझे ये था कि मेटलर्जी की और हर किस्म के मेटल का उनको इल्म अता किया गया था और उन्होंने आगे उसको फिर क्राफ्ट में या वेपनरी में या जिसमें भी कन्वर्ट करना सिखाया था। नहीं वो उसमें भी वो अलग अलग, आप थोड़ा आप इस पर रिसर्च करें ना। एक बात जगह आता है वन ऑफ द प्रॉफिट्स के जिनको जरा बख्तर बनाने का इल्म दिया अल्लाह ताला ने। एक को दिया स्मेल्टिंग मेटल, एंड देन ही मेड, उसमें है ना वो स्कल्पचर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तमासील। और अब आराम से उसको पढ़े, हम लोग उसको बिल्कुल सरफेस पे पढ़ते हैं ना। तो यानी कि इट्स नॉट इनसिग्निफिकेंट, ईच मटेरियल हैज इट्स ओन क्वालिटेटिव साइड। और so it's just a different way of, more meaningful way of looking at things. आप अच्छा सवाल है, फिर इस पे we can continue। इस वक्त तो मुझे ये दो तीन बातें ही समझ में आ रही हैं कि उसको गौर से पढ़ें कि एग्जैक्टली क्या इल्म दिया गया, क्या क्राफ्ट दी गई। बल्कि अल्टीमेटली ऑल क्राफ्ट्स आर सेंट बाय हेवन, किसी भी ट्रेडिशन में चले जाएं। ये इसकी दो तीन तो कुरानिक एग्जांपल्स ही हैं, एंड वी टॉट सो एंड सो टू डू दिस एंड दैट। तो which is not insignificant, यानी कि meaning comes from above and the qualities come from above। जैसे अभी कह रहे ना कि अनजलना, हमने हदीद को नाजिल किया, तो जाहिर है क्वालिटी तो ऊपर से ही आएगी ना, जो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जो भी।
यानी कि इट विल बी मोर देन द मटेरियल कहना चाह रहा। जी जनाब। तो मेरे ख्याल से ये इतना इस चैप्टर का कुछ significance of metallurgy. It's like Taimoor sir, I would like to add to this point जो कि बुशरा ने और गिना ने दोनों ने रेज किया कि नो डाउट के स्क्रिप्चर्स के अंदर वेरियस स्क्रिप्चर्स के अंदर मेटल्स का बहुत ज्यादा जिक्र है और हमने ये अपनी फेरी टेल्स थ्योरी में भी सिंबलिज्म में पढ़ा कि गोल्ड सिल्वर एंड हाउ दे वर यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ यू नो not only richness but also love in various ways और फिर spiritual truths या natural truths की form में भी वो नजर आते रहे various forms में। But going back कि जितना मैं history पढ़ी थी कि ये metal usage कब से start हुई, तो I think a lot of historians were talking about कि ये almost dates back to 7000 to 6000 BC, जिसमें no doubt gold और copper ही first metals थे जो discover हुए और यूज होना शुरू हुए। बट सेकेंडली आई ऑल्सो फील कि इसमें उनकी अपनी प्रॉपर्टीज और डिफरेंट जो उनकी है प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल आप आयरन को देखें तो इट डिकेज ओवर टाइम, वेयरएज गोल्ड जो है वो फॉरएवर स्टेबल रहता है, तो इसलिए गोल्ड हैज अ हायर हायरार्की इन अ सिंबॉलिक वे than iron has probably, and I think it has a lot to do with that as well कि क्यों आयरन को इतना ज्यादा शायद यूजेज को प्रमोट नहीं किया गया या उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया गया probably because of the certain properties it possesses। इससे आपकी बात से याद आ रहा है कि जैसे उन्होंने कहा ना बहुत से कल्चर्स में ब्लैक स्मिथ से थोड़ा दूर रहते थे क्योंकि थ्रू देयर वर्क दे वर आल्सो कनेक्टेड टू द नेगेटिव पावर्स, क्योंकि मेटल्स जमीन से आते हैं ना, और जो नेगेटिव पावर्स हैं दे आर सॉर्ट ऑफ अंडरवर्ल्ड जिसको कहते हैं ना, द वर्ल्ड ऑफ द डेड एंड सो एंड इवन नेगेटिव। तो ये कॉस्मोलॉजी जैसे आप कह रही हैं एक कॉस्मोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें एक तरह की हायरार्की है, और जैसे कहा कि गोल्ड इज देयरफॉर अ सिंबल ऑफ द स्पिरिट। आपने देखा चाहे वो जूलियस सीजर कह रहा हूँ क्या हुआ है जो शेक्सपियर का नहीं है वो रोमियो एंड जूलियट, आखिर में क्या होता है कि जब वो मर जाते हैं तो जो टाउन्स हैं, दोनों टाउन्स या एक टाउन जो भी, उनके मुजस्समे बना देती हैं टाउन स्क्वायर में जो कि सोने के होते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि दिस symbolizes their union in the spirit because they've been purified and have been absorbed back in the spirit। तो ये बिल्कुल सही है कि ट्रेडिशनली सिंबलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ में भी what he has more in mind is really iron, and इसमें जो एक स्ट्राइकिंग पैरेलल कुरान वाला है ना, I thought that was really worth seeing। I think that encapsulates the whole point of the चैप्टर। बाकी आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स छोटी छोटी तो बहुत है, वो खुद पढ़ने की हैं। तो यहाँ हम ब्रेक ले लेते हैं, अगर कोई और कमेंट वगैरह नहीं है तो फिर अगला जो चैप्टर है वो बहुत ही दिलचस्प है। पता नहीं किसने पढ़ा है, टाइम चेंज्ड इनटू स्पेस। तो उसको जी वो पढ़ा तो है, बट आई फेल्ट कि वो चूंकि काफी ज्यादा एनालॉजीज वेदांता से ले रहे थे, तो चूंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं है उसके ऊपर, तो आई फेल्ट कि वो मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं शायद आया उनका पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम चेंज इनटू स्पेस वाले की बात कर रही हूँ? जी मैंने से आज ही पढ़ा है, मुझे तो नहीं कोई इतना नजर आया। एक फुटनोट पे है डेथ का जो है लव्स, उसमें उन्होंने हिंदू इस्तेमाल किया लव्स, मगर वो तो वही है जैसे हम जैसे एंजल ऑफ डेथ कहते हैं, वो भी उसका अपनी ज़बान में वो उसी का नाम ले लेते हैं। इससे ज्यादा कोई हिंदू फिलॉसफी इसमें नहीं है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। इसमें तो काफी हाँ है भी, अभी मैं देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है काफी। नहीं इसमें इतना नहीं है, एक आध जगह ही है। तो आई फेल्ट कि वो थोड़ा सा हिंदू साइकिल ऑफ टाइम के बारे में शायद बात कर रहे थे, और इनकी एक जगह फुटनोट पे है जहाँ पे इन्होंने ना
अपनी बात ये फुटनोट नंबर 2 जिसमें आई थिंक मोंटसेल्वेट की बात की, और मोंटसेल्वेट के ऊपर इन्होंने बड़ी स्टडी खुद भी की रेने गेनोन ने, जिसपे इन्होंने इनके जो योगी के सर्कल्स थे, 4 साइकिल्स, उसको कैलकुलेट किया हुआ है मैथमेटिकली। और आई थिंक उसका रेफरेंस शायद ये यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैंने तो नहीं पढ़ा कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया या उसकी क्या बेसिस थी, बट समहाउ ही डिड कैलकुलेट दोस साइकिल्स, सो ही इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट दोस प्रिंसिपल्स। मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। इसमें वैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ड्यूरेशन की, वो रिलेटिव रेशोज के बारे में वो कहते हैं कि वो हम कह सकते हैं कि जो रेशो है ड्यूरेशन का चारों एजेस का, लेकिन एग्जैक्ट लेंथ जो है चारों एजेस की उसके बारे में कोई हतमी बात की जा सकती। ये मेरे ख्याल गेनो ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा। आई थिंक गेनो की एक अलग से बुक है जिसके ऊपर पूरी उन्होंने कैलकुलेशंस दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये कोई इतनी वो नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। उन्होंने खुद उसके ऊपर उसी बुक के अंदर उन्होंने थोड़ा सा सस्पेशन भी किया था कि ये कैलकुलेशन हो तो रही है, लेकिन असल बात ये है कि हतमी तौर पर जो बात की जा सकती है कि इन चारों एजेस के अंदर जो रेशो है वो 4:3:2:1 का है। ये हतमी तौर पर हम ये कह सकते हैं। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं है कि वो कितनी वो मतलब। चले मैं मतलब जो मेहर बात कर रही है वो इतना नहीं, मेहर इतना इस चैप्टर में वो नहीं आएगा। अभी आप देखिएगा ना, बहुत इसमें मेन जो सिंबलिज्म है वो सेंटर का है। आई थिंक द मोस्ट फैसिनेटिंग व्हिच आल्सो कनेक्ट्स टू अ लॉट ऑफ फेरी टेल्स, बिकॉज इट्स रियली इंडिविजुअली देखें तो इट इज टू एक्सपीरियंस दैट। मैं चलो पहले ही बता देता हूँ, इसका जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल हिस्सा है, ये तो कॉस्मिकली बात कर रहे हैं ना कि पूरी कायनात उस तरफ जा रही है। चले अभी हम 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर इसी तरह बात करते हैं। ठीक, अभी जस्ट गिव मी 5 minutes।